आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं जो आपका 27 मार्च को दोस्तों, जी हाँ, जो आपका 27 मार्च को विज्ञान यानी कि साइंस का एग्जाम होगा, ठीक है। उसमें दोस्तों जितना भी आपका 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, यहां से जो आपका, ठीक है, 15 नंबर पक्का होने वाला, ठीक है। क्योंकि आपको दोस्तों पता है कि सेक्शन बी में 3 नंबर का प्रश्न पूछेगा जिसमें से 7 को पूछेगा, 5 का उत्तर देना और 15 यानी कि 15 नंबर आपको पक्का होने जा रहा है आज की इस वीडियो से। अगर दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते हैं तो दोस्तों 15 नंबर पक्का होने वाला है, और नहीं देखते तो दोस्तों आपका इसमें घटा होने जा रहा है। तो आपका मर्जी है दोस्तों वीडियो को देखे या ना देखे, ठीक है। चलिए दोस्तों जो देख रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक प्रश्न को कॉपी पे नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आज का ये वीडियो दोस्तों 27 मार्च, ठीक है, 2023 विज्ञान के पेपर के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है, खास करके 3 नंबर वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, वीडियो भरने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज की इस वीडियो में जो प्रश्न की संख्या है, ठीक है, ये तो आपको पता है कि 8 से 14 तक का जो प्रश्न रहेगा, ठीक है, ये आपका 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। बोर्ड एग्जाम में यही सेम प्रकार का पैटर्न रहना है, ठीक है, सेक्शन बी में। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर 7 प्रश्न नहीं, यहाँ पर दोस्तों आपको 14 प्रश्न बताया जाएगा जिसमें से आपका 5 यहाँ से पक्का होने वाला है, यानी कि 15 नंबर पक्का होने वाला। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि ओम का नियम बताएं और इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध बताइए, लिखिए, ठीक है। और प्रतिरोध को परिभाषित भी करना है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है जिस तरह से यहां पर लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले ओम का नियम बताएं। ओम का नियम होता क्या है? तो देखिए, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रावित विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि किसी नियत ताप, कहने का मतलब उसका जो ताप है वो नियत रहना चाहिए, ठीक है। सबसे जरूरी बात दोस्तों यहां पर कहा है कि चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रावित विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं, यानी कि जो भी है दोस्तों ये समानुपाती किसका होगा? आई का समानुपाती होगा। और दोस्तों सबसे ध्यान बात, जब हम लोग समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो दोस्तों आपका जो सूत्र बनेगा ये बनेगा दोस्तों V बराबर IR बनेगा, ठीक है, V बराबर IR। तो इस तरह से दोस्तों आपको सेम इसी प्रकार से लिखना है ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनर एक भी नंबर ना काटे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट पूछा दोस्तों, प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो देख लीजिए क्या होता है प्रतिरोध। सबसे पहले अगर दोस्तों अर्थों का समझना, अगर आप समझ गए अर्थों का किस तरह से समझाया जाता है, किस तरह से समझना होता है, अगर उसको समझ लेते हैं तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा जीवन में, ठीक है। प्रतिरोध का क्या मतलब बनता है? प्रतिरोध यानी कि किसी चीज का रोकना, किसी चीज का रोधक करना, किसी चीज का विरोध करना, इसी को दोस्तों हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रावित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे ही हम लोग प्रतिरोध करते हैं। सिंपल सा दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि आपको जो है समझने में आसान हो, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर का आता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के, ठीक है, कोई 2 गुण को भी लिखना। सबसे पहले दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का और समझ लीजिए, ठीक है। और दोस्तों एक आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के 2 गुण अगर पूछेगा तो ये आपका 2 नंबर वाला प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जितना भी प्रश्न सभी को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या, तो ये आपका 3 नंबर का प्रश्न बन जाता है, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या? देखिए, वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरीय ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों यही ध्यान रखेगा, वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरीय ध्रुव, ठीक है, क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र मुक्त अवस्था में आने पर गति करता है दोस्तों, उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इसका 2 को अगर हम लोग उदाहरण देख ले, ठीक है, तो होता है पहला, कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसका 2 गुण था, ठीक है, गुण पूछा था दोस्तों। तो चलिए इसका 2 को हम लोग गुण देख लेते हैं, ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को क्या कहता है? प्रतिच्छेद नहीं करता है। और दूसरा अगर समझ लेते हैं दोस्तों तो ये समझ जाएंगे पूरा इसका फंडा क्या, ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल के मजबूती को दिखाती है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास होती है वहां पर चुंबकीय बल ज्यादा होता है। सबसे पहले याद ध्यान रखिएगा दोस्तों कि चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं ये नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है, ठीक है, इस तरह से ये कभी भी दोस्तों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, समांतर क्रम में जाता है इस प्रकार से, ठीक है। वही कहता है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल के मजबूती को दिखाती है, ठीक है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास होती है वहां पर क्या, तो चुंबकीय बल ज्यादा होता है। बस सिंपल सा एक लैंग्वेज में यहां पर लिखा गया था। चलिए
10 नंबर का प्रश्न दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर इसको भी समझ लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कि संचारण किसे कहते हैं और इससे सुरक्षा के उपाय क्या। संचारण किसे कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। और अभी तक दोस्तों गुरु जी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो दोस्तों ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ आपका काम बनता है और मेरा काम है दोस्तों आप सभी को अच्छा कंटेंट यानी कि अच्छा प्रश्न बताना, जो आपके प्रश्न में दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। संचारण कहने का मतलब क्या है, संचारण कहने का मतलब क्या होता है, तो देखिए कि जब धातुओं का संपर्क वायु या नमी से होता है, वायु या नमी आर्द्र वायु से संपर्क में आता है, चाहे उसके सतह पर ऑक्साइड की परत या कार्बोनेट की परत या सल्फट या सल्फाइड में से किसी एक का पदार्थ चढ़ जाता है, तो इसे संचारण कहते हैं। सिंपल सा दोस्तों एक उदाहरण से मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, घर बार आना नहीं है, ठीक है। सिर्फ 14 प्रश्न है, ठीक है। देखिए जब भी दोस्तों एफी यानी कि लोहा पर जब भी अगर संचारण होती, यानी संचारण का मतलब होता है दोस्तों जंग लगना, ठीक है। संचारण का मतलब होता है, लिख लीजिएगा कॉपी में, जंग लगना, ठीक है। तो जंग से बचाव का मुख्य यहाँ पर 2 उपाय भी पूछा। तो देखिए सबसे पहले जो लोहा होता है दोस्तों, इसमें कौन सा जंग लगता है, तो किसकी परत चढ़ता है, तो इसका में दोस्तों ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, ठीक है। ऑक्साइड का परत चढ़ने से क्या होता है, लोहा में जंग लगता है, और लोहा में जंग लगने से आप किस तरह से इसे बचा सकते हैं, तो पेंट या ग्रीस लगाकर हम संचारण से सुरक्षा कर सकते हैं। कहने का मतलब यही बनता है दोस्तों कि लोहे का कुछ भी चीज अगर उसको पेंट या ग्रीस लगा देते हैं तो वो खराब नहीं होगी, उसमें जंग नहीं लगेगा ना के बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर की संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। सबसे पहले देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और नीचे में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, दोनों को एक के साथ सिखाऊंगा, ठीक है। संतृप्त में देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहते हैं, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है दोस्तों एल्किन और एल्काइन को कहते हैं, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्किन और एल्काइन को कहते हैं। और एल्केन का दोस्तों सूत्र एक बात से याद रख लीजिएगा दोस्तों, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। और एल्किन का सूत्र होता है तो दोस्तों क्या होता है, तो H2, ठीक है। सॉरी, ठीक है। देखिए यहां पर CnH2n, ये दोस्तों एल्किन का सूत्र होता है, ठीक है। यहां पर स्मॉल n लिख लीजिएगा, ठीक है। और एल्काइन का दोस्तों सूत्र होता है, ठीक है, क्या होता है, तो देखिए लीजिए ध्यान से, CnH2n-2, बस ये दोस्तों सिंपल से याद कर लीजिएगा। अगर दोस्तों इसके जगह ये भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इससे दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो सकता है, ठीक। देखिए दूसरा है दोस्तों, इसमें एकल बंद होता है, लेकिन दोस्तों इसमें द्वि या तृतीय बंद होता है, किसमें दोस्तों, तो एल्किन और एल्काइन में, ठीक है। तीसरा देखें तो या बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं और या अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। काहे अभिक्रियाशील ज्यादा और कम होता है, तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों ये क्या होता है, ये पूरा संतुष्ट रहता है, इसको दोस्तों सब चीज मिल जाता है। लेकिन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर स्पेलिंग से ही आप पहचान सकते हैं मीनिंग, कहने का मतलब ये क्या बोलना चाहता है, ठीक है। किसी को बोलते हैं कि आंख से हम पढ़ लेते हैं कि तुम्हारा जवाब क्या बोलना चाहता है, उसी तरह से दोस्तों अगर स्पेलिंग को समझकर अगर समझ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो असंतृप्त में दोस्तों ये क्या होता है, संतुष्ट नहीं होता है, इसको दोस्तों कुछ पाने के लिए इसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए दोस्तों आपको भी रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। 12 नंबर क्या बोलता है कि जैव आवर्धन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैव आवर्धन क्या है, देखिए उत्तर हो जाएगा, जब आवर्धन से अभिक्रिया हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और पोषक स्तर के साथ आगे बढ़ते चले जाना, धरती से विषैले रसायन पौधे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इस प्रकार का आहार श्रृंखला में जो आगे बढ़ते हैं। देखिए जैव आवर्धन क्या होता है, सिंपल से अगर इसको हम लोग भाषा में समझे तो जब आवर्धन से अभिक्रिया हानिकारक रसायनों को आहार श्रृंखला में प्रवेश करता है, ठीक है। आहार श्रृंखला क्या उदाहरण होता है दोस्तों, उदाहरण दे दीजिएगा, ठीक है। आहार श्रृंखला किसको कहते हैं, ठीक है, आपको पता है। इसमें प्रवेश पोषी स्तर को, जो पोषी स्तर होते हैं, प्रथम पोषी, द्वितीय पोषी, इसके साथ साथ आगे बढ़ते चले जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, धरती से विषैले रसायन पौधे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग दोस्तों आहार श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और इसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। बस सिंपल से लैंग्वेज में था दोस्तों। नेक्स्ट कहता है 13 नंबर की, एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव का चित्र लिखे, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। ये आपको पूछ भी सकता है, किस प्रकार से पूछेगा कि पांच चरण में आहार श्रृंखला का उदाहरण दे, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कहा दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान होगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सूर्य प्रकाश इसका हो जाएगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश के कारण जो पेड़ पौधे हैं ये अपना जो भोजन को पका पाते हैं, ठीक है।
सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे अपना भोजन को पका पाते हैं और उसके बाद दोस्तों शाकाहारी जीव जंतु पेड़ पौधे को खाता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर रंग से आपको चिन्हित किया जा रहा है ताकि आपको ध्यान से समझ में आए, ठीक है। और जो शाकाहारी जीव होता है दोस्तों ये क्या करता है, ये मांसाहारी के द्वारा खा लिया जाता है, ठीक है। और मांसाहारी दोस्तों ये शीर्ष मांसाहारी। अब कहिएगा शीर्ष मांसाहारी और मांसाहारी में ये अंतर क्या होता है। देखिए मांसाहारी उसी को कहेंगे दोस्तों, किसको कहेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से यही सुनना है, क्या सुनना है, देखिए जब भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक, कि मेढक को दोस्तों सांप खाता है, मेढक को सांप खाता है, और सांप को कौन खाता है, तो कहिएगा सर बाज, यानी कि चील खाता है। तो चील दोस्तों शीर्ष मांसाहारी हो, सिर्फ और सिर्फ वो मांस खाता है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो सांप है ये आपका मांसाहारी हो गया, शाकाहारी मेढक हो गया, उत्पादक आपका दोस्तों घास हो गया, ठीक है। इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश। बस दोस्तों इतना ही चरण में आपको चलना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कितना चरण था, 5 था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर को, ठीक है। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चयन क्यों किया। मेंडल दोस्तों है अपना प्रयोग, जो प्रयोग को कर रहा था आनुवंशिकता का, उसमें दोस्तों अगर मटर के पौधे का उपयोग ना करता तो क्या होता, और मटर के पौधे का उपयोग क्यों किया था, ठीक है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, एक साल में कई बार लगाया जा सकता है, तथा इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण क्षमता वाले हैं, और इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल है। कहने का मतलब दोस्तों मटर है दोस्तों ये साल में कई बार उपजाया जा सकता है। इसमें दोस्तों मटर के पौधे में मटर का जो पौधा है ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, आसानी से उपलब्ध, छोटा सा पेड़ पौधा है दोस्तों, जैसे कभी मटर का सीजन है, ठीक है। जो दोस्तों इसी तरह से जो मेंडलीफ है, अगर ये पूरा ध्यान में रखा कि कौन चीज आसान पड़ेगा, कौन कितना साल में कितना बार आता है, और इसके पुष्प का आकार कितना बड़ा होता है, बस इतना ही की क्षमता में वो क्या किया, तो मटर का पौधे का चयन किया जाए, ठीक है। तो अपने प्रयोग के लिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या। देखिए फिर से बोलेगा सर 8 नंबर का प्रश्न आ गया दोस्तों, ये 8 नहीं बल्कि ये 9 नंबर का प्रश्न हो गया, ठीक है। 9 नंबर नहीं है, मतलब कि देखिए दोस्तों आपका प्रश्न की संख्या पर निर्भर नहीं हो रहा, ठीक है। मैं 14 का प्रश्न बोला हूँ, 14 ही को बताऊंगा, जिसमें से 5 को पक्का होने वाला, बस इतना ही आप समझना है, ठीक, बस उसका ज्यादा नहीं समझना है, ठीक है। 8 नंबर कहता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखी है, और किसी परिपथ में धारा की, सबसे पहले दोस्तों 1 एम्पियर का हम लोग परिभाषित करते हैं, और नेक्स्ट 2 नंबर में पूछ दिया यानी कि इसी में दोस्तों आपको एक सूत्र भी यहाँ पर क्या न्यूमेरिकल भी पूछ दिया गया, ठीक है। 1 एम्पियर को परिभाषित करना, देखिए जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग इसको सूत्र के माध्यम से भी देखें तो ये आपको समझ में आने वाला, ठीक है। जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है उसको 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि आई निकालना है। और दोस्तों यहां पर आपको, ठीक है, आवेश 1 कूलम दिया गया और टाइम भी दोस्तों 1 सेकंड दिया गया, तो 1 को 1 से भाग दीजिएगा दोस्तों 1 आएगा, तो 1 क्या आएगा, एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का जो है क्या है, तो ये दोस्तों एसआई मात्रक एम्पियर होता है, बस इतना ध्यान रखना, तो आपका बन जाएगा। नेक्स्ट यही पर आधारित पूछ दिया दोस्तों, किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलम आवेश, ठीक है, और 10 मिनट में इससे होकर गुजरती है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो है क्यू आवेश दोस्तों 500 कूलम है, 500 कूलम, और टाइम दोस्तों ये दिया गया है 10 मिनट। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है, जो टाइम है ये मिनट में दिया गया है, और आपको जो है इसको सबसे पहले सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 7 सेकेंड होता है, 7 से गुना कर लीजिएगा, 60 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड होगा, ठीक है। बस इसी पे आधारित बना दीजिए। यहाँ पर दोस्तों बोला है आई निकालना, विद्युत धारा का गणना करना है, ठीक है। फॉर्मूला होता है क्यू, ठीक है, ये क्यू है बट्टे में टी, क्यू बट्टे में टी, आई निकालना है। आई को इस प्रकार से लिख दीजिए, कूलम कितना था 500, यानी कि आवेश 500 कूलम था, ठीक है। और समय दोस्तों आपका 600 क्या था, 600 सेकेंड, तो 0 से 0 कट गया और आया दोस्तों 5/6। तो दोस्तों 5/6 को अगर डिवाइड दीजिए तो कितना आएगा, देखिए 0 पॉइंट, ठीक है। अगर ये तो 50 हो गया, पॉइंट लगा दी वो 50, तो 6 चौके 8 चौके कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है। 8 बच गया 2, यानी कि फिर से एक 0 दे देंगे, 2 जगह 20, तो हो गया दोस्तों 6 या 18, बस इतना ही 2 पॉइंट लिखे काफी है, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों एक चीज हुआ है जरूरी, सबसे जरूरी है एम्पियर, लास्ट में लगा दीजिए, ठीक है। और एम्पियर नहीं लगाया तो एक भी नंबर न्यूमेरिकल में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर कहता है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है, इसको दोस्तों स्पष्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट बी बोला है, ठीक है। देखिए किसी तार का प्रतिरोध उनका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में कमी होने पर प्रतिरोध घट जाता है।
किसी तार का प्रतिरोध उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर क्या होता, प्रतिरोध बढ़ जाता। जब क्षेत्रफल दोस्तों वृद्धि होगा, ठीक है, यानी कि ये तार है, इसमें क्षेत्रफल अगर ज्यादा है और नीचे दोस्तों एक तार है, इसमें दोस्तों क्षेत्रफल क्या है, कम है, तो कहां पर ज्यादा होगा प्रतिरोध, कहां पर कम होगा, तो जहां पर क्षेत्रफल में वृद्धि होगा वहीं पर प्रतिरोध इसका ज्यादा होगा, ठीक है, प्रतिरोध इसका ज्यादा होगा। और जहां कम होगा तो वहां पर क्या होगा, प्रतिरोध घट जाता, बस, ठीक है। नेक्स्ट बी में बोलता है किसी चाल का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, प्रतिरोध बराबर, ठीक है, रो एल बटे ए, ठीक है। तो दोस्तों ये इसी प्रकार से हम लोग कहें कि किसी चालक का प्रतिरोध कारकों पर निर्भर करता है चालक की लंबाइयों पर, प्रतिरोध चालक की लंबाइयों पर निर्भर करता है, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर यानी कि रो पर निर्भर करता है। बस इसी प्रकार का ये फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा साथ में, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तारियों के तापन अव्यय शुद्ध जल के ना बनकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तारियों के तापन अव्यय धातु शुद्ध ना बनकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध होता है। मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, और जिसके कारण यह गर्म होने पर भी जल्दी पिघलता नहीं। यानी कहने का दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तारियों के तापन का अव्यय शुद्ध धातु से ना बनकर इस मिश्र धातु का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा काफी ज्यादा होता है, और जिसके कारण गर्म करने पर ये जल्दी से पिघल जाता है। बस सिंपल सा दोस्तों, इसमें समझाने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो समझाया है दोस्तों वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोला 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखे, पर्यावरण हितैषी अभ्यास को लिखने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए तो 3 वो दोस्तों पर्यावरण अभ्यास यहाँ पर हितैषी अभ्यास यहाँ पर निम्नलिखित है। पहला देखो, प्लास्टिक के थैले के स्थान पर यहाँ पर कपड़े की थैली का इस्तेमाल करना। यानी कि दोस्तों जब भी बाजार जाएगा तो प्लास्टिक के जगह अपना जो है जो कपड़े का थैले होता है, झोला होता है, उसको लेकर बाजार जाइएगा, कुछ भी लाना, ठीक है। गाड़ी के अपेक्षा साइकिल का प्रयोग करें, जिससे ज़्यादा पेट्रोल भी खर्च नहीं होगा और जो है वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। हर जगह कूड़ा कचरा ना फैलाए जाए ताकि जो है बीमारी ना फैले। बस यही तो था दोस्तों। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समजात अंक से आप क्या समझते हैं, ठीक है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। नेक्स्ट तो प्रश्न इसका बोल दिया है, तो अब चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा रचना में समान होते हैं पर उनका कार्य भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। जो दोस्तों उसका उत्पत्ति और रचना यानी कि बनावट उसका एक है लेकिन कार्य जो है भिन्न भिन्न होता है, उसको समजात अंक कहते हैं। जैसे उदाहरण पहला देखें तो पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपात। जो पक्षी के पंख होते हैं दोस्तों और घोड़े के अग्रपात होते हैं, इनकी जो बनावट की संरचना है ये दोनों समान है, लेकिन जो पक्षी के पंख है दोस्तों ये कार्य इनका उड़ने के लिए होता है, और जो घोड़े के अग्रपात है दोस्तों इनका जो कार्य जो है क्या होता है, दौड़ने के लिए होता है, ठीक है। उसी प्रकार से मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपात और मेढक के अग्रपात तथा पक्षी के पंख। तो इतना दोस्तों आप समझ लीजिएगा, मनुष्य के बाजू जो है तथा गाय के अग्रपात, इनका जो बनावट का संरचना एक है लेकिन कार्य से अलग अलग होता है। मेढक के अग्रपात तो पक्षी के पंख, इसका जो कार्य जो अलग अलग होता है। बस सिंपल सब पूछ दिया दोस्तों, का यहाँ उदाहरण है, ठीक है। एक उदाहरण में लिखिएगा तो नंबर उतना ही मिलेगा, 2 को लिखिएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका, काफी इंपोर्टेंट, ठीक है। अपमार्जक दोस्तों क्या होता है, तो जैसे कि जो भी दो वस्तुएं जो है सड़े गले हैं उनको जो है मिट्टी में मिलाने के लिए अपमार्जक दोस्तों बहुत बड़ा इसका रोल रहता है, बहुत बड़ा इसका भूमिका रहता है, ठीक है। तो परितंत्र में अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का निपटारण करता है। यह मृत शरीर को अपने भोजन के लिए प्रयोग करते हैं तथा वे जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में परिवर्तन करते हैं। तो कहने का मतलब यही बनता है दोस्तों कि जो परितंत्र में अपमार्जकों की जो भूमिका है, इसका क्या भूमिका है, तो मुख्य रूप से इसका यही भूमिका है कि जो भी जो है अंदर यानी कि कुछ भी वस्तुएं हैं या कुछ भी सरल गरल जो पदार्थ है उसको अगर मिट्टी में फेंका जाती है, दफनाया जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए अपमार्जक का होना आवश्यक है। अगर नहीं होता तो दोस्तों ये बहुत दुनिया विशाल गंध हो जाता है, ठीक है। दुनिया में दोस्तों कोई लोग ही नहीं रहता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आज की इस वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न, और अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों कर लीजिएगा, ठीक है। समजातीय श्रेणी क्या है और उदाहरण के साथ समझाइए, और इसी में से दोस्तों 15 नंबर का पक्का होने वाला, ठीक है। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार का पर्यायत्मक समूह होते हैं उन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो मेरा समझाने का प्रयास यही होता है दोस्तों कि यहां पर बोला है कार्बनिक यौगिक जिसके एक ही प्रकार के पर्यायत्मक समूह क्या होता है
कीटोन, यहाँ पर एल्डिहाइड्रेट, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, ये सब दोस्तों प्रकारात्मक समूह है। तो ये इस तरह से दोस्तों अगर इसका हम लोग उदाहरण देखो, देखिए CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ठीक है। देखिए सब में दोस्तों OH है, सब में OH, और OH का प्रकारात्मक समूह क्या होता है? तो अल्कोहल होता है। तो बस दोस्तों इसी तरह से आपको समझाना था। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।